चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सेवा भारती के साथ हमारी 267वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों से जुड़े विषयों पर हम लगभग पिछले 6 वर्षों से आपके समक्ष कोई ना कोई विषय लेकर हर रविवार 4 से 5 उपस्थित रहते हैं और आप सभी लोग इसमें जुड़ते हैं। उम्मीद है कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हम इस वेबिनार के माध्यम से आपके जीवन में ला पाने में सफल होते हैं, जिससे कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास की तरफ बढ़ सके। बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करें, बच्चे भविष्य होते हैं देश का। तो बच्चों का भविष्य बनाता कौन है और उनमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं? जो आचार्य प्राचार्य उन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक जो उनको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, उनके जीवन में क्या क्या चुनौतियां होती हैं, वो उस बच्चे को इस लायक बनाते हैं कि अपने समाज में अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। हम बात करते हैं कुम्हार जितना अच्छा होता है उतना ही अच्छा घड़ा बनता है। तो घड़ा तो सुंदर दिखता है हमको, लेकिन कुम्हार की मेहनत नहीं दिखती है। तो कुम्हार के जीवन में क्या चुनौतियां होती है? कुछ इसी प्रकार की चुनौतियां हमारे गुरुओं के जीवन में, आचार्यों के जीवन में, शिक्षकों के जीवन में होती है। आज के हमारे विषय में बच्चों के सर्वांगीण विकास में क्या चुनौतियां हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय पराशर सर। बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं सुधाकर पराशर जी। MSc MPhil फिजिक्स 1988 से भौतिक शास्त्र में व्याख्याता रहे हैं। 2006 से राज्य शिक्षा केंद्र में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रशासक के रूप में काम किया है आपने। वर्तमान में आप सुभाष एक्सेलेंस स्कूल भोपाल में प्राचार्य के पद पर हैं। और बहुत सारे बच्चे, न जाने कितने बच्चे हैं जो सर के द्वारा, सर के पढ़ाए जाने के बाद और सर के मार्गदर्शन में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IAS है। तो बड़े सम्मान के साथ मैं सर से निवेदन करूंगा कि आज का जो हमारा विषय है उस पर अपनी बात रखें। सर बंधुओं और सभी बहनों को रक्षाबंधन पर सादर अभिवादन। सर्वप्रथम तो आदरणीय मैं चौबे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने इस विद्यार्थियों से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर मुझे आपके साथ बातचीत करने का अवसर दिया। और मैं आप सभी प्रबुद्धजनों को इस विषय में क्या बताऊंगा, वाली कोशिश करूंगा कि हम सब लोग मिलकर के इस बात की चिंता करें और इस दिशा में सोच पाएं कि जो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास है वो कैसे सुनिश्चित हो और क्या उसमें कठिनाई आ रही है, कितना हम कर पा रहे हैं, कैसे उस दिशा में आगे बढ़ना है। इस विषय पर मैं कुछ अपने विचार रखने का प्रयास करूंगा। साथियों, मुझे लगता है कि एक विद्यार्थी का जो सर्वांगीण विकास है उसके बहुत सारे पहलू हैं और अभी जो हमारी व्यवस्था है उसकी अपनी एक सीमाएं हैं और उसकी अपनी एक मर्यादाएं हैं जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से यह साझा करना चाहता हूं कि ये सर्वांगीण विकास होता क्या है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मानव कैसे तैयार हो जिसके अंदर जो एक समाज को अपेक्षित है, जो राष्ट्र को अपेक्षित है, वो कंट्रीब्यूशन वह दे पाए, ऐसा श्रेष्ठ नागरिक निर्माण हो पाए, वो है बच्चे का सर्वांगीण विकास। और हम सब जानते हैं कि आजकल बहुत ही इसका एक लिमिटेड क्षेत्र है जिस पर हम लोग काम कर पा रहे हैं। हम सबके बच्चे भी कहीं ना कहीं विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। एक टारगेट है कि बच्चा JEE में निकल जाए, नीट में निकल जाए, किसी अच्छे पद पर पहुंच जाए, नौकरी लग जाए और मान के चलते हैं कि हम उसमें सफल हो गए। मेरी कई बार इस दिशा को लेकर के बड़ी चिंता रहती है। एक लंबा अनुभव है, मैं लगभग इस शिक्षा विभाग में 35-36 वर्षों से काम कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आज के जो संस्थान काम कर रहे हैं यह बड़े शॉर्टकट मेथड से भी लोग हासिल कर रहे हैं। मैं किसी पर कमेंट नहीं करना चाहता, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे वो संस्थान हो, जहां केवल एक पहलू पर अधिक फोकस करके मात्र नंबर के आधार पर और उन विद्यालयों में प्रवेश कराया जा रहा है, उन महाविद्यालयों में प्रवेश कराया जा रहा है जहां जाकर के वो एक अपने आप को डिफरेंट महसूस करता है और उस तरीके से वो फिर आगे बढ़ता है। इस बात को लेकर के मेरी चिंता है कि ऐसे जो तैयार कर रहे हैं हम विद्यार्थी, वो कितना काम आएंगे आगे चल के
इस समाज के, अपने परिवार के, इस देश के ये विचारणीय विषय है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें, अब जब हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आने को तैयार है और आज उस परिस्थिति में हम हैं कि अब हमको तैयारी करनी पड़ेगी कि हम विश्वगुरु कैसे बने, तो अभी से मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें किन गुणों का विकास हो और वो किस तरीके से आज से 20-25 वर्ष बाद राष्ट्र के ऐसे नागरिक बन पाए जो कि देश को रिप्रेजेंट करें, जो इस देश को महान बनाए। तो मुझे लगता है कि एक सर्वांगीण विकास के अंतर्गत मैंने 6 बिंदुओं को रखने का प्रयास किया है, जिसमें पहला घटक जो मैं समझता हूं वो ये है कि सबसे पहले हमको उस विद्यार्थी या उस बच्चे के शारीरिक विकास पर ध्यान देना होगा। हम सब जानते हैं कि एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है। आज जो यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं वो सब देख रहे होंगे कि स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा धन है। और ये हमको विद्यार्थी बल्कि घर में जब भी इससे बच्चा आया है तब से ध्यान देना पड़ेगा। पहली जरूरत है कि वो स्वस्थ हो। आएंगे आगे चल के कि वो कैसे स्वस्थ हो। दूसरी जो जरूरत है वो ये है कि उसका बौद्धिक विकास शुरू हो। और रिसर्च कहती है कि ये बौद्धिक विकास बच्चे में विद्यालय जाने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। और इसीलिए हमारे यहाँ पहली गुरु माँ को कहा गया कि वह वहीं से सीखना शुरू कर देता है। बल्कि हमारा तो जो अध्यात्म है, जो दर्शन है, वो कहता है कि हमारे यहाँ तो बच्चा गर्भ में भी सीखता है। अभिमन्यु जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो तैयारी वहां से शुरू हो कि उसका बौद्धिक विकास कैसे हो, उस वक्त चिंतन क्या हो माँ का, उस वक्त वातावरण क्या हो घर का, परिवार का, कितनी पॉजिटिविटी सी भरा माहौल मिले उस माँ को जो एक बच्चे और बच्ची को जन्म देने वाली है। और उसके बाद तीसरा जो घटक आता है वो आता है उसका भावनात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट पर आज बहुत काम करने की जरूरत है। हम सब देख रहे हैं कि आज जो हमारे विद्यार्थी पढ़ के निकल रहे हैं वो इमोशनली इतने कमजोर हैं कि जब वह दुनिया में जा रहे हैं, समाज में जा रहे हैं और खुद संघर्ष करने की स्थिति में आ रहे हैं, बल्कि मैं कहता हूं और उससे पहले जब वो पढ़ रहे हैं तो छोटे छोटे चैलेंज को स्वीकार करने में उनको दिक्कत हो रही है। बहुत जल्दी हार मान बैठते हैं, ऐसे ऐसे निर्णय कर लेते हैं कि जो पूरे परिवार को हिला देने वाले होते हैं, समाज को हिला देने वाले। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उनके इमोशनल डेवलपमेंट की कमियां रही होती हैं जिनके कारण उनके मन में इस प्रकार के विचार आते हैं। चौथा घटक मुझे जो लगता है वो लगता है कि सामाजिक विकास कैसे हो। हम सब एक विद्यार्थी को लेकर के बहुत सारे गुणों पर उस पर काम करने को तैयार हैं। मेरा अपना अनुभव यह है कि जैसे मैं अपने एक विद्यालय में काम करता हूं, वहां लगभग 70-80 लोगों का स्टाफ रहता है और सपोर्टिंग स्टाफ मिला लगभग 100 लोग होते हैं। एक से एक इंटेलिजेंट लोग हैं, एक से एक विद्वान लोग हैं, एक से एक प्रतिभावान लोग हैं। वो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ कहे जा सकते हैं। लेकिन कई बार वो कमी महसूस करता हूं कि उन सभी विशेषज्ञों को एक सूत्र में कैसे बांधा जाए, वो एक साथ मिलकर के टीम के रूप में काम कैसे करें। ये भी एक गुण है जिसे बच्चे के भीतर डेवलपमेंट करना चाहिए कि हम अकेले ट्रैक पर दौड़ने के तो बहुत मास्टर हैं, किंतु हमको समूह में काम करने में परेशानी होती है, सहयोग लेने में परेशानी होती है, सहयोग देने में परेशानी होती है, नेतृत्व करने में परेशानी होती है, नेतृत्व के अधीन काम करने में परेशानी होती है। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम कहीं भी जहां काम करने जा रहे हैं वहां हम इंडिविजुअल काम नहीं करेंगे। भले ही चाहे आप किसी अधिकारी हो, चाहे आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, चाहे आप सोशल सेक्टर में काम करते हो, आपको लोगों के बीच में काम करना होगा। तो आपके भीतर वो सामाजिक विकास का गुण बहुत जरूरी है कि जहां आप ये सीख पाए कि हमारा अकेला कितना भी हम समर्थ क्यों ना हो, कितने भी होशियार क्यों ना हो, कितने भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, फिर भी जब तक सहयोग देना और लेना नहीं आता तब तक हम उस उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं होते जो हमारे लिए निहित होते हैं। पांचवा घटक यदि मैं कहूं तो मुझे लगता है कि एक विद्यार्थी में नैतिक विकास, एक
यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू जिसे कहते हैं, कि कैसे उस विद्यार्थी में शुरू से ही मूल्यों का बोध हो, कैसे उस विद्यार्थी में सही और गलत की पहचान करने की क्षमता हो, कैसे वो एक श्रेष्ठ नागरिक बन पाए, कैसे उसके भीतर अपने माता पिता के प्रति आदर भाव, श्रद्धा भाव, परिवार के प्रति समर्पण का भाव आए, कैसे गुरुजनों के प्रति वो आदर का भाव आए, और कैसे चल के वो राष्ट्र का एक ऐसा सिपाही बन पाए, यदि आवश्यकता पड़े तो सबसे पहले मैं, इस भाव से ओतप्रोत रहे। और छठवां घटक जो मुझे लगता है वो है कि उसके भीतर रचनात्मकता, कौशल विकास कितना है। क्योंकि हम सब ये अनुभव कर रहे हैं कि आज की इस दुनिया में, बहुत भाग दौड़ की दुनिया में, जो लोग सोशल नहीं है और कई बार वो इस एकांतपन से, अकेलेपन से घिरे हुए हैं, और धीरे धीरे उस एकांतपन के बाद वो डिप्रेशन का शिकार बनते जा रहे हैं। मेरा अपना विचार ये है कि जितने भी अच्छे लेखक हैं, जितने भी अच्छे संगीतकार हैं, जितने भी अच्छे गायक हैं, जितने भी अच्छे कलाकार हैं, कला से बढ़िया कोई साथी नहीं होता, कला से बढ़िया कोई दोस्त नहीं होता। यदि आपके भीतर किसी कला के प्रति भी प्रेम है तो आप ये मानिए कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ हर वक्त मौजूद है। और इस प्रकार का जो व्यक्तित्व है वो मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि इन 6 घटकों से जब परिपूर्ण हो तो वो एक सर्वांगीण विकास विद्यार्थी का कहा जा सकता है। आज जो मुझे विषय दिया गया वो ये बात थी कि क्या चुनौतियां हैं इन घटकों को हासिल करने में। मुझे लगता है कि अभी जिन परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं उनमें बहुत सारी चुनौती हैं, किंतु मैं निराश नहीं हूं। मुझे लगता है चुनौतियां हर समय रहती हैं, और कई बार चुनौतियां आती ही इसलिए हैं कि वो आपकी क्षमता का इम्तिहान होता है कि उन चुनौतियों के सामने भी, उन सीमित अवसरों में भी, उन सीमित संसाधनों में भी आप कैसे बेहतर काम कर सकते हैं। तो चुनौतियां रहेंगी किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी समुदाय में। कभी भी चुनौतियां समाप्त नहीं होती, चुनौतियों के स्वरूप बदलते हैं। तो चुनौतियों पर ध्यान तो हमारा जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि उन चुनौतियों का समाधान के लिए सदैव सकारात्मक सोच रखें, और प्रयास यह करें कि जो जिस लेवल पर किया जाना है वह किया जाए, और उसमें सर्वप्रथम मैं, इस भाव से आगे बढ़ा जाए। मेरा जो कोशिश होती है वो यह होती है कि जो मैं कर सकता हूं वो मैं आज करूंगा, जो मेरी सीमाओं में है उसे करने से नहीं चूकूंगा। हो सकता है कि वो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो, पर मुझे लगता है कि जिसके जीवन में वो कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक कहानी मुझे याद आ रही है, एक किसी महात्मा का मैं सुन रहा था एक दिन प्रवचन, तो वो बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ कि समुद्र के किनारे लोग घूम रहे थे, तो एक, जिसे जो मैं बात कर रहा था, बहुत ही भावात्मक रूप से विकसित व्यक्ति भी घूम रहा था। उसने देखा कि लहरों के साथ बहुत सारी मछलियां आ रही हैं, और जब लहर वापस जाती है तो उनमें से कुछ मछलियां वहीं रेत पर पड़ी रह जाती हैं, जो थोड़ी देर बिलखती हैं, और उसके बाद नेचुरली चूंकि पानी में नहीं है वो मछली और उसका जीवन तो पानी है, तो वो कुछ समय बाद अपने प्राण त्याग देती है। तो वो जो जिस उद्देश्य से घूमने आया था वो तो भूल गया। फिर उसने ये किया कि जो मछलियां रहती थी उन्हें एक एक करके उठाता था और वापस समुद्र में फेंकता था, वापस समुद्र में फेंकता था। कुछ लोग और देख रहे थे, उन्होंने उसकी बड़ी बात को गौर से देखा और उसकी तरफ आके बोला कि बोले वैसा भी क्या कर रहे हो? बोले मछली तड़फ रही है, इसको वापस समुद्र में फेंक रहा हूं। तो बोले आपको मालूम है प्रकृति का क्रम है, ये तो नियम है। कितना बड़ा समुद्र का किनारा है, कितनी इस प्रकार से नदियां लहर के साथ आती हैं, कितनी लहर वापस जाने पर छूट जाती हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा जो आप कर रहे हो? तो उसने कहा फर्क पड़ता है। तो बोले कितना फर्क पड़ेगा? तो उसने तड़पती हुई मछली को उठाया, हाथ में लिया और वापस उसको समुद्र में फेंका और बोला देखो इसके जीवन में फर्क आया और मुझे इसका आनंद है। तो बस बात सोच की है। हम कई बार इस उम्मीद में या इस सोच के साथ काम करते हैं कि
ये सारी चीजें होंगी, सरकार यह करेगी, संसाधन इतने होंगे, तब जाकर के मैं शुरू करूंगा। मुझे लगता है यही दिशा बदलने की जरूरत है। एक राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी, एक श्रेष्ठ नागरिक की जिम्मेदारी, एक अच्छी संतान बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, और ये सबको मिलकर करना होगा। ये माता पिता को करना होगा, ये समाज को करना होगा, शैक्षणिक संस्थाओं को करना होगा, एक पूरा वातावरण निर्मित करना होगा। ये मात्र सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम संसाधन देना है और होना चाहिए, अपनी क्षमताओं के अनुरूप वो संसाधन दिए जाना चाहिए। किंतु एक विकसित राष्ट्र में, जहां हम धीरे धीरे विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहे हैं, वहां हम सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो मेरे स्तर पर किया जाना है वह हम शुरू करें। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो परिवार से शुरू होती है। कैसे उस बच्चे का शारीरिक विकास सुनिश्चित हो, और शारीरिक विकास का अर्थ मात्र इतना ही नहीं है कि वो स्वस्थ हो। आजकल बहुत मैं चिंतित हूं कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, जो हमारे खासकर ऐसे पेरेंट्स हैं जो दूर जॉब कर रहे हैं और परिवार के साथ नहीं है, वहां कैसे भी करके उस बच्चे को एंगेज करने की प्लानिंग की जा रही है। ये बहुत खतरनाक शुरुआत है। मुझे लगता है एक बच्चे का सबसे अच्छा जो विकास होता है वो परिवार में होता है। जितना भरा पूरा परिवार, दादा दादी हो, चाचा चाची हो, बुआ हो, मौसी हो, उनके बीच में वो बच्चा जब सबके हाथों में रहता है, तब जो उसका विकास होता है वो एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उसकी बहुत सारी शारीरिक क्षमताएं उस वक्त विकसित हो रही होती हैं। उसे वो स्पेस मिले जहां वो खेल कूद कर सके, जहां वो चहलकदमी कर सके, जहां वो दौड़ भाग कर सके। आजकल ये बड़ा चैलेंज होता जा रहा है, खासकर महानगरों में, कि विद्यार्थियों को वो अवसर ही नहीं है जहां उनकी शारीरिक मांसपेशियों और जो उनका विकास हो रहा है उसके अनुरूप उनको काम और उचित जगह मिल पाए कि जहां वो विकसित हो पाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपसे साझा करना चाहता हूं। मैं जब सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ हुआ तो मैं देखता था कि छुट्टी हो गई है, घंटी बज गई है, उसके बाद भी कुछ बच्चे और बच्चियां घर नहीं जाते थे। वहां जो जगह बनी है अच्छी, कुछ स्पेस पेड़ों के नीचे, यहाँ वहां पढ़ रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ मस्ती कर रहे हैं। तो थोड़ी एक चिंता भी होती थी कि भाई छुट्टी हो गई है, बच्चे घर जाए, कोई बच्चा छूट ना जाए, किसी से कुछ बात ना हो जाए। तो मैंने जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली कहा कि इन बच्चों को बोलो कि छुट्टी के बाद कोई यहाँ नहीं रुकेगा। और छुट्टी के बाद उन लोगों ने उन बच्चों को घर भेजना शुरू किया। एक बच्ची 2-3 दिन बाद मेरे पास आई कि सर आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बताओ बेटा। तो उसका कहना था कि सर छुट्टी के बाद हम लोग यहाँ 1-1.5 घंटे रुक जाते हैं, और अभी तक रुकते थे और आपने मना कर दिया है, तो अब हम लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। आपका क्या जाएगा यदि हम लोग 1-2 घंटे यहाँ रुक लेंगे? तो मैंने कहा बेटा कुछ नहीं जाएगा, केवल तुम्हारी सुरक्षा को लेकर के थोड़ी चिंता रहती है, इस वजह से हमने कहा है। और वैसे भी तुम लोग सुबह से आओ तो घर जाओ, थोड़ा अपने घर में रहोगे, वहां रहोगे। उस बच्चे ने कहा सर मेरे घर आके देखिए आप, यहाँ के पास की भीमनगर बस्ती में रहती हूँ जहाँ मेरी झुग्गी है। उस छोटी से 10x12 जगह में हम 4-5 लोग रहते हैं। यहाँ जो होमवर्क दिया है उसका काम करना है। उस पूरी बस्ती में मेरे पास कोई खेलने की जगह नहीं है। कहाँ खेलूं, किससे बात करूं, कहाँ काम करूं, कैसी दशा है। यदि इस वातावरण में मुझे अच्छा लगता है और मैं 1-1.5 घंटे और रहना चाहती हूं तो इसकी मुझे अनुमति दी जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हमने जाकर के समाज में वो देखा तो मुझे लगा कि इनकी बात ठीक ही तो कह रहे हैं। ये बच्चे आज जो बस्तियां बन रही हैं उनमें कहाँ खेलेंगे, कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ खो खो खेलेंगे, कहाँ फुटबॉल और कहाँ हॉकी। वो तो भूल ही गए हैं कि ये भी कोई खेल होते थे। अब तो कुछ दूसरे प्रकार के गेम्स आ गए हैं जो एक बटन पर चल रहे हैं, कहीं टीवी के सामने चल रहे हैं। बहुत अच्छा परिवार है तो बड़ी स्क्रीन पर चल रहा है। इससे इनका विकास नहीं होने वाला। इन्हें स्वच्छंद वातावरण में खेलना होगा। बचपन वहीं विकसित होता है, वहीं जूझना होगा प्रकृति के साथ एक बार। तो वो हमारा एक बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे इन बच्चों को वो अवसर दे पाए और कैसे उनको वहां तक पहुंचा पाए।
ऐसे ही दूसरी जो बात कर रहा था मैं बौद्धिक विकास की, वहां मुझे कई बार लगता है कि आजकल एक स्पून फीडिंग शुरू हो गया है। जो हमारे नव दंपत्ति है, जिनकी पहली संतान होती है, उनकी होड़ मची हुई है कि हमारा बच्चा कितनी जल्दी बोलना शुरू करे, कितनी जल्दी अंग्रेजी में बात करना शुरू कर ले, कितनी जल्दी सीख जाए 1 2 3, कितना जल्दी। पहले तो कक्षा 1 होता था, अब उससे पहले KG 1 KG 2 आ गया, नर्सरी आ गया, उससे पहले ही आ गया है कि उसको भेज दीजिए किसी केंद्र में। इतना जल्दी क्या है भाई? उसकी जिज्ञासा को बाहर आने दो, उसके भीतर से प्रश्नों को उपजने दो, उसे वो अवसर दो। इससे पहले भी इस देश में महान लोग बने हैं। हम यदि उनके बारे में सोचे तो उनकी शिक्षा कितने वर्ष में शुरू हुई? क्या उन्होंने प्रगति नहीं की? यहाँ वैज्ञानिक बने, यहां से लोग महर्षि बने, यहां से लोग उच्च पदों पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं हम उनकी जिज्ञासा को दबा रहे हैं, जिसे कह रहे हैं भूख लगने से पहले ही उनको खिलाया जा रहा है। उससे बचना होगा। एक विद्यार्थी की सबसे अच्छी कोई पहचान है तो वो ये कि उसके भीतर भरपूर जिज्ञासा का विकास होने दो, उसके भीतर प्रश्नों का अंबार लगने दो, उससे पहले उत्तर नहीं। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़े, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। आप देखो बच्चे 1000 तरह के प्रश्न पूछते हैं, और जो वो 1000 तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें 2 तरीके से उनको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। एक तो ये कुछ पालक उनको पूछने से पहले बता देना चाह रहे हैं, दूसरे पालक वर्ग ऐसा है कि जहां उनकी जिज्ञासाओं को शांत नहीं किया जा रहा है और कह दे रहा है तो होता है। मुझे लगता है ये दोनों ही प्रणाली बच्चे के हित में नहीं। अच्छा ये है कि उन्हें वो अवसर दिया जाए जहां उनकी जिज्ञासा पैदा हो, जहां उनके प्रश्न उपजे और उस जिज्ञासा का ठीक ठीक समाधान किया जाए, उन्हें सही कारण बताया जाए। हमारी बहुत सारी परंपराएं, हमारे बहुत से रीति रिवाज, हमारे बहुत सारे जो हम संस्कारों में थे, करते आ रहे थे, आप देखें आज जो बच्चे पढ़ लिख कर जा रहे हैं वो उससे दूर होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा कारण यही है कि हमने अपने बच्चों को जब उन्होंने उसका कारण जानना चाहा तो वो समुचित कारण नहीं बताया। हमने क्यों नहीं बताया कि भाई त्योहार से पहले हमारे घर क्यों लीपे जा रहे हैं, क्यों दिवाली के पहले सफाई की जा रही है, क्यों इस मौसम में ही सबसे अधिक जरूरत है सफाई होने की। हमने नहीं बताया कि रक्षाबंधन क्यों मना रहे हैं, हमने नहीं बताया कब पोंगल मना रहे हैं, हमने नहीं बताया कब फसल आ रही है, कब फसलों का उत्सव हो रहा है। तो मुश्किल ये थी कि हम कई बार, मुझे लगता है कि हम चूके उन कारणों को बताने से सही उम्र पर, जिसके कारण वो जो एक जनरेशन है वो उनसे, उन्हें एक परंपराएं मान करके उनसे दूर होती गई। आज फिर से महती आवश्यकता है कि उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए, उन्हें बताया जाए कि इसके पीछे के मूल कारण क्या है। और तीसरे बिंदु पर मैं थोड़ा सा प्रकाश पहले डालता, फिर से बात करता हूं कि आज बहुत जरूरत है इमोशनली डेवलप करने की बच्चे को, उसे इस बात का एहसास दिलाने का कि तुम अकेले नहीं हो और तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, तुमसे भी गलतियां होंगी, तुमसे भी चूक होगी, तुम भी कई बार सफलताओं की सीढ़ियां पर पहुंचते पहुंचते फिसलोगे। सफलता को बचाना और असफलताओं से सीखना, ये दोनों ही उस बच्चे को सिखाना होगा, ताकि जब वो पढ़ने जाए दूर कहीं अकेला, उसे महसूस हो, उसे पता हो कि मेरे माता और पिता के लिए मेरी सफलता नहीं, मैं महत्व हूं। उसको इस बात का एहसास हो कि यदि मैं कुछ चूकता हूं, यदि मैं से कुछ त्रुटि होती है और मैं उसे स्वीकार करता हूं, तो मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, मेरे शिक्षक मुझे सही राह दिखाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और उनके लिए उससे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट। जब आप ऐसा एहसास कराएंगे तो वो आपसे खुल करके अपनी गलतियां बता पाए। हम में से सब कौन है जिसने गलतियां नहीं की? हम में से सब कौन है जो उम्र के विभिन्न पड़ावों पर कोई चूक नहीं की? मुझे तो नजर नहीं आता, मैं तो नहीं हूं। लेकिन मुश्किल क्या है कि हम बच्चों को ऐसा एहसास दिलाते हैं कि हम सब एक आदर्श जीवन जी रहे हैं, जिसके कारण कई बार उस बच्चे को ये डर लगता है कि मैं इस अब कोई गलती हुई है तो ये किससे साझा करूं, कुछ असफल हुआ हूं
तो क्या मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे शिक्षक इसको एक्सेप्ट करेंगे? इनके कारण आप देख रहे हैं कि आजकल इमोशनली बच्चे बहुत कमजोर हैं। मेरे पास लगभग 200 बालिकाएं जो कक्षा 11वीं में पढ़ती हैं। आप समझ सकते हैं कि उनकी एज 16 to 18, 19 ईयर्स की हैं। लगभग 200 बालक निवासरत हैं छात्रावास में। 2000 बच्चे आते जाते हैं। मैंने इतना महसूस किया बच्चों को करीब से, बल्कि उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा कि वो इमोशनली बहुत कमजोर है। उन्हें हर वक्त भय है, एक प्रेशर है, और कोशिश करता हूं अपने लेवल पर कि वो उनका रिलीज कर पाऊं, क्योंकि मुझे लगता है डिप्रेशन यही तो है कि बच्चा अपनी बात साझा नहीं कर पा रहा है, अपने इमोशंस को बाहर नहीं कर पा रहा है। दो तरीके से, या तो वो अपने इमोशंस को साझा करने में डर रहा है, अथवा उसका इमोशंस पर नियंत्रण नहीं है। इसका दूसरा भी एक पहलू है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, घर परिवार में कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये दोनों ही तरफ जो इमोशनल इम्बैलेंस है, इसको हमें बच्चे को सिखाना होगा। और ये सिखाने का एक ही तरीका है कि जो मैं हमेशा से कहता हूं कि वैल्यूज आर नेवर टॉट, वैल्यूज आर कॉट। हम घर परिवार में एक दूसरे से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे साझा, कैसे घर में कठिन परिस्थिति आ रही है तो मिलकर के लोग सहयोग कर रहे हैं, कैसे कोई बीमार है तो सब मिलकर के उसको ध्यान रख रहे हैं, कैसे किसी बेटी की शादी करना है तो सब मिलकर के इकट्ठे करके उसके साथ एक हो जा रहे हैं। ये बच्चे को उस परिवार में सिखाना पड़ेगा, उसको एहसास कराना पड़ेगा कि तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं, विशेषकर तुम्हारी सफलताओं में साथ खड़े हैं, तुम्हारी गलतियों में साथ खड़े हैं, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुद में सुधार करने की आवश्यकता है। पुरानी भूल रिपीट न करने की आवश्यकता है। उन भूलों से एक नया मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है। इसमें हम सब तुम्हारे साथ हैं। इतना एहसास कराया जाए तो मुझे लगता है आज जो घटनाएं घट रही हैं विशेषकर युवा पीढ़ी में, वो बहुत सारी उनको नियंत्रित किया जा सकता है। एक अलग विषय आता है कि एक अच्छा व्यक्ति निर्माण हो गया, लेकिन क्या वह व्यक्ति आगे जाकर इंडिविजुअल रहेगा, एकल रहेगा? हमारे यहां परिवार पहली इकाई माना गया, समाज में जाएगा, एक समुदाय बड़े में जाएगा, राष्ट्र का निर्माण करेगा। तो कैसे उसके भीतर वो कौशल, वो नेतृत्व, वो टीम वर्क काम करने की भावना विकसित हो, यह भी विद्यालय स्तर पर सिखाने की आवश्यकता है। आप देखें कि इस एक विद्यालय में विद्यार्थी मात्र पढ़ने नहीं आता। मेरा अपना अनुभव यह है कि हमारे यहाँ कुछ निःशक्त बच्चे आते हैं। शुरू में उन बच्चों ने जब एडमिशन लिया, उनमें से कुछ नेत्रहीन है, कुछ बच्चों को व्हील चेयर पर आते हैं, कि वो बच्चे इन बच्चों के साथ बैठ करके कैसे जल्दी से अपने आप को समायोजित कर पाएंगे। लेकिन मेरा एक विचित्र अनुभव है जो आपसे साझा करना चाहता हूं। उन विद्यार्थियों ने तो समायोजन किया ही, वो तो प्रतिभावान बने ही, लेकिन मैं देख रहा था कि उनके कारण उस कक्षा के अन्य विद्यार्थियों में जो नैतिक गुण विकसित हुए वो उल्लेखनीय थे। एक नेत्रहीन बच्ची आती थी, उसके पिता उसके क्लासरूम तक छोड़ने आते थे। विद्यार्थियों ने आके करके कहा कि सर ये हमारी सहपाठी है, मेरी बहन है, मेरी बहन जैसी है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? और उन्होंने तय किया कि विद्यालय के गेट पर जैसे आम पालक छोड़ करके जाते हैं वैसे ही इसको छोड़ करके जाएंगे। हम में से वो दौड़ करके 2 और 4 लोग खड़े रहते हैं जो उसको क्लास तक लेकर के आते हैं, बीच में उसको वॉशरूम यूज करना है तो लेकर के जाते हैं, छोड़ने वहां तक जाते हैं। ये सीखा उन्होंने कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं है, हमें किसी दूसरे की मदद करके जो खुशी मिलती है, जो संतोष मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो बहुमूल्य है। और ये करके सीखा जा सकता है। जिसने कभी किया नहीं उसे नहीं मालूम कि इसका आनंद क्या है। ये तो जो करता है उसे पता है कि जब आप एक पेड़ लगाते हैं और जब वो वृक्ष बनता है और उसका फल आता है तो उसका आनंद क्या है। ये तो एक माँ को पता है भाई, एक बच्चा जब बड़ा होता है तो क्या आनंद होता है उसका। ये तो उसने जिसने संघर्ष किया है वो महसूस कर सकता है, ये बताया नहीं जा सकता।
ये बताया नहीं जा सकता, ये तो खुद अनुभव करने की चीज है। एक विद्यार्थी सीखता है कि मेरा सहपाठी आज अपना लंच बॉक्स नहीं लाया, आज उसके घर में टिफिन नहीं बना। जब वो देखता है कि मेरा दोस्त के पास आज टिफिन नहीं है और खोलता है कि कोई बात नहीं, दो में से आज एक एक साझा करते हैं, ये कहां सीखेगा? ये कहां सीखेगा? ये गुण सब वही तो धरती है विद्यालय जहां वो सीखने वाला है, बस हमको वो अवसर देने हैं। एक खेल में सीख रहा है कि हारना क्या होता है, जीतना क्या होता है, कैसे जीतने वाले को बधाई दे रहे हैं, कैसे जीतने वाला हारने वाले को गले लगा रहा है, कैसे अंपायर का डिसीजन पालन कर रहे हैं भले ही उसने गलत डिसीजन दे दिया। ये सारे गुण जो कई बार मुझे लगता है कि खेल के माध्यम से, सहपाठियों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, मुझे तो लगता है एक शिक्षक जो है, जो कहते हैं राष्ट्र निर्माण, एक गुरु जो है, बहुत महती जिम्मेदारी है, बहुत महती जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि माँ बाप के बाद यदि कोई दूसरा आदर्श विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में उतरता है तो वो शिक्षक होता है। और ये मात्र नौकरी नहीं है, ये मात्र आप तनख्वाह के लिए नहीं करते, यदि ये करते हैं तो आप बहुत अन्याय कर रहे हैं खुद के साथ। उस गौरव को महसूस करो कि आप गुरु हो, आप शिक्षक हो, लाख परिस्थितियां विपरीत हो फिर भी, और उस विद्यार्थी की सोचो कि जो आपके पास आ रहा है, पता नहीं उनमें से कितनों के मन में आप उतर गए हैं। वो विद्यार्थी आपको आदर्श मान रहा है, वो आप जैसा बनने का प्रयास कर रहा है, आपको पता ही नहीं है कि वो आपकी नकल करता है। वो आप कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सहपाठियों से व्यवहार करते हैं, सब गौर कर रहा है, उसे सीख रहा है, आप जैसा बनना चाहता है। आप सोचिए कि ऐसा कोई दूसरा भाग्यवान होता है? वो आपको ही अपना हीरो मानता है। तब हमारी जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण बन जाती है कि हम वो सब नहीं कर सकते जो एक आम इंसान कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मैं गेट के भीतर प्रवेश करता हूं, मुझे एक चिंता रहती है कि 2000 विद्यार्थी नहीं, मुझे 4000 आंख देख रही है, और वो 4000 आंख देख करके सीख रही है। तो मुझे अपने बर्ताव से, मुझे अपनी बोलचाल से, मुझे अपने उठने बैठने से, मुझे अपने सहपाठियों के साथियों के साथ व्यवहार से, मुझे उस विद्यालय में काम करने वाले हर कर्मचारी से जो मैं व्यवहार कर रहा हूं, उससे वो विद्यार्थी सीख रहा है। जो मैं बोल रहा हूं उससे सबसे कम सीख रहा है, बल्कि मुझे देख करके ज्यादा सीख रहा है। तो वो गुण उतरना चाहिए जो हम चाहते हैं सगली पीली में उतर जाए। मैं माँ बाप से भी कहना चाहूँ, आप यदि चाहते हैं कि आपका बच्चा ठीक से घर पर पढ़े तो उससे कहिए मत कि पढ़ो, आप शुरू करिए 1 घंटे बैठ करके स्वाध्याय। भले ही वो हमारे धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हो, भले ही वो आपकी रुचि के विषय की पुस्तकें हों, उनका हो, आप देखिए आपको कहना नहीं पड़ेगा। हम जो बच्चे से चाहते हैं हमको वो करना प्रारंभ करना, ये जिम्मेदारी होगी हमारी। वो विद्यार्थी तो ढूंढ रहा है, वो देख रहा है कि चारों ओर क्या हो रहा है और वैसा बनने का प्रयास कर रहा है। तो घर पर, परिवार में, समाज में वैसा वातावरण निर्मित होगा, तब वो विद्यार्थी बढ़ पाएंगे। एक जो अगले घटक की मैं बात कर रहा था आपसे, नैतिकता और ईमानदारी। कितना भी हम बच्चे को स्वस्थ, कितना भी भावनात्मक रूप से विकसित, कितना भी इंटेलिजेंट बच्चे को बुला लें, वो टॉपर बन जाए, वो बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाए, लेकिन मुझे लगता है कि यदि उसके भीतर ईमानदारी, मूल्यबोध, सही गलत की पहचान, यह सब गुण यदि नहीं आए तो वो राष्ट्र के लिए हितकर होगा, इसमें बहुत बड़ी शंका है। आप देखो आज समाज में हम सबके सामने ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपराध, चाहे वो आर्थिक श्रेणी के हैं, चाहे वो सामाजिक कुरीतियां और सामाजिक जो कार्य हो रहे हैं उनसे संबंधित हैं, आप देखिए कि उनमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी उस प्रकार के अपराधों की दर कम है। बल्कि मैं सीधे सीधे कहूं तो जो हमारे माता पिता, जो हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने उस अपराधों की कल्पना नहीं की थी जो आज पढ़े लिखे लोगों की श्रेणी में हो रहे हैं। कारण क्या है?
कि उस व्यक्तित्व में उस गुण का विकास नहीं हुआ, उसको शॉर्टकट्स पालन करके और बहुत स्पीड में अमीर होने की पड़ी है। उसके लिए मेरे राष्ट्र का क्या नुकसान होगा, उसके लिए मेरे समाज का क्या नुकसान होगा, उसकी कोई फिक्र नहीं। और ये मूल्य बचपन से विकसित करने होंगे, घर से विकसित करने होंगे, विद्यार्थी में शुरू से विकसित करने होंगे, क्योंकि ये एक दिन में नहीं आ सकते। ये आपको घर पर सिखाना होगा कैसे चीजों को साझा किया जाता है, कैसे ईमानदार रहा जाता है, कैसे सच बोला जाता है। ये शुरू से बच्चे के भीतर वो गुण जब विकसित होंगे तब वो इस देश का एक श्रेष्ठ नागरिक बन पाएगा। और अंत में मैं छठवें घटक की बात करके अपनी बात अभी पूरी करूंगा। जो मैं बात कह रहा था कि एक व्यक्ति के नाते जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरी अपेक्षा है, हालांकि ये बहुत ही प्रबुद्ध वर्गों प्रबुद्ध लोग हैं, मैं इसमें पूर्व में भी आप लोगों से बात कर चुका हूं, यहाँ बहुत प्रबुद्ध जन और चिंतनशील और समाज के ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को दिशा देने का काम कर रहे हैं। एक कोई रचनात्मक विकास का कौशल का कोई शौक अपने भीतर जरूर पालिए। वो शौक कुछ भी हो सकता है, अच्छा संगीत सुनना हो सकता है, अच्छा गुनगुनाना हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो सकता है, कोई ड्राइंग पेंटिंग करना हो सकता है, कोई पौधों की देखभाल करना हो सकता है, कोई नाटक हो सकता है, कोई लेखन हो सकता है, कुछ पढ़ना हो सकता है, जो आपको अच्छा लगता हो, आपको उसके बाद एक फ्रेशनेस आती हो। जिसे कहते हैं ना कि आपको उससे करने से कोई रोके तो दिक्कत होती है, वैसा करने जरूर पाए। ये सबसे बड़ा दोस्त होता है। जब भी कभी मन उदास हो तो आप देखेंगे कि यदि कोई आपने शौक पाल रखा है और आप अपने आप को उसमें ले जाकर के व्यस्त करते हैं तो आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते, आपको लगता है और आप फिर से तरोताजा महसूस करते हैं। तो ये जो मैंने अपनी ओर से 6 घटकों की बात कोशिश की, और कोशिश मेरी फिर से वही है कि एक एक विषय पर बहुत सारी बातें की जा सकती है कि इनमें क्या क्या चुनौतियां हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप लोगों से कुछ इसमें फीडबैक लूं कि मैं अपनी बात को रखने में कितना सफल हो सका, किन किन बिंदुओं को छू पाया। आप सबसे प्रबुद्ध जनों से अपेक्षा है कि ऐसे विषय जो इसमें और जुड़ना चाहिए जरूर रखें और साझा करें। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी सत्र हमारा ओपन है। बहुत कम शब्दों में पिछले 45 मिनट से मैं सुन रहा था, देख रहा था सर ने जिस प्रकार से मुख्य घटकों की बात करी और इनके जीवन में जो चुनौतियां हैं उस पर जो बातचीत करी कि हम किस प्रकार से इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं अपने भविष्य बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो इनके जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं। आसान नहीं होता है किसी विद्यालय का प्राचार्य होना, प्रशिक्षक होना। और खास करके जब सर ने एक बात कही कि जब आप विद्यालय आते हैं तो 200 बच्चे नहीं, आपको 400 आंखें देखती हैं। वो 400 आंखें लगातार आपको समाज में भी देखती हैं। आप अपने आचरण से भी, कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने विद्यालय में एक अच्छा आचरण किया और विद्यालय के बाहर कोई एक गलत आचरण करे तो बच्चों को पता नहीं चलेगी। तो आपके व्यक्तिगत जीवन में भी ये बड़ी चुनौतियां होती हैं। सत्र ओपन है। ब्रजेश जी भाई साहब बिहार से जुड़े हुए हैं, अपना प्रश्न रखें। ब्रजेश जी। जी भाई साहब। प्रणाम। नमस्कार ब्रजेश जी। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न नहीं है बल्कि सुझाव के रूप में होगा या जो उसको कहा जाए। सर, मैं 1992 में हाई स्कूल पास किया था और उसके पहले हमारे विद्यालय का करिकुलम हुआ करता था कि जो अंतिम घंटी होती थी वो बागवानी की होती थी, खेल कूद की होती थी। अभी हमारी NEP आई है, उसमें ये करिकुलम नहीं है। तो आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा आपका व्यक्तिगत प्रयास है कि हम लोग अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम पॉलिसी का हिस्सा इसको नहीं बनाएंगे तब तक हमको नहीं लगता है कि हम बहुत एक बड़े पैमाने पर कुछ सुधार कर पाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये विद्यालय का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। और मैं केवल अपनी ओर से आपको यह बात बताना चाहता हूं कि NEP में निश्चित रूप से कौशल विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और जो आपने अंतिम पीरियड बागवानी और खेल की बात की, अभी इस दिशा में काफी काम हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश शासन की ओर से आपको बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे विद्यालयों में माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जहां पर जगह उपलब्ध नहीं है वहां भी, जहां दूर सामाजिक जगह उपलब्ध है वहां करें, किंतु अधिक से अधिक विद्यालयों में एग्रीकल्चर शुरू करें
और विद्यार्थियों को पर्यावरण और उससे जोड़ने का प्रयास करें। आपका सुझाव बिल्कुल सही है कि जब तक इस दिशा में काम नहीं करेंगे तब तक एक घटक छूटेगा। तो आपका सुझाव स्वागत योग्य है। और अभी जहां तक मध्य प्रदेश में मुझे जानकारी है, इस दिशा में काफी काम किया जा रहा है। डॉक्टर लक्ष्मण सर त्रिपुरा से जुड़ते हैं, अपना प्रश्न रखें जी। नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते, नमस्कार। ये आप तो बहुत तरीके से बताया, अच्छे से बताया, बहुत अच्छा ढंग से। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी है ना, जिसके हमारा पूर्व जन्म का संस्कार आना चाहिए। जैसे घर में माता पिता से तो इसे सीखना चाहिए। एक्चुअली चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। Without the any direction from the father, mother, how it is possible on the part of the children to develop himself in the society? स्पिरिचुअल डेवलप का बहुत ही होना चाहिए। ये कैसे करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, धर्मे विहीना पशुए समाना। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो बहुत आवश्यक है और ये होना ही चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि जब आप एक बड़े स्तर पर काम करते हैं तो आपको बहुत खुले मन से काम करना होता है। तो आजकल एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज करके ऐसे गुण, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, जो सब में स्वीकार योग्य हैं, उस भाव से उत्प्रोत होकर के ऐसा वातावरण निर्मित करने की जरूरत है कि वो विद्यार्थियों में विकसित किए जाए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एक आवश्यक अंग है। ये घर से भी होना चाहिए और विद्यालयों से भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक, जो मैं शुरू में कह रहा था कि आपका जो कई बार व्यक्ति को जब ऐसा लगता है कि विपरीत परिस्थिति में हम अकेले और टूट रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा संबल होता है और स्पिरिचुअल आपकी जो एफिशिएंसी है उसको लेकर। और किसी के प्रश्न है, ले सकते हैं जी। हाँ, अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। हाँ जी भाई साहब, श्यामल राव जी। मेरा ये मतलब कहने का ये है कि अभी जो प्राइवेट स्कूल जो है आरटी के लिए ज्यादा वो प्रोत्साहित करते हैं, और खास तौर से जितने प्राइवेट स्कूल थे उनके पास कोई परिसर नहीं होता है, छोटे छोटे कमरों में मतलब वो अपना स्कूल का संचालन करता है। तो जिस हिसाब से आपने बताया थे कि बच्चे को छूटने के बाद वो खेल के मैदान में रहे, ऐसा माहौल बने, लेकिन इस प्रकार में माहौल ऐसे छोटे छोटे स्कूलों में नहीं मिल पाता। तो उनको ऐसी मान्यता ही नहीं देना चाहिए जब तक वो पूरे नाम को पूरा नहीं कर पाते। इसमें आपका मेरा क्या सुझाव हो सकता है आपका? जी श्यामल राव साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखो, इसके दो पहलू है कि एक प्राइवेट स्कूल निजी की मान्यता का तो अलग विषय है। मैं जैसे अपने ही शासकीय विद्यालयों की बात करूं तो कई प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां पर कि उन सभी सुविधाओं का अभाव है। तो मुश्किल क्या है कि एक और हमारा उद्देश्य यह भी है कि कोई विद्यार्थी शिक्षा से वंचित ना हो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है, तो हमारी कोशिश है कि हर विद्यार्थी वहां तक आए। तो ये जो विषय था उस पर अब आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे लिए चुनौती है। तभी हमने ये तो सुनिश्चित किया कि विद्यार्थी विद्यालय तक आए और शिक्षा प्राप्त करे। अब उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वांगीण विकास हो सके, ऐसा वातावरण निर्मित हो, तो ऐसे स्कूल बनाने होंगे। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में काम शुरू किया है, या संदीपनी विद्यालय बनना प्रारंभ हुए हैं। उनका सोच ही यही है, मैं उन संदीपनी विद्यालयों में पिछले 5 वर्षों से लगातार जुड़ा हूं, कि एक ऐसा विद्यालय बनाना जो सर्व सुविधायुक्त होगा, जिसमें खेल की सुविधाएं, आर्ट एंड कल्चर की सुविधाएं और अन्य सभी सुविधाएं होंगी, और आसपास के 10-15 किलोमीटर के जो स्कूल होंगे उनको वो कवर करेंगे, ताकि जो छोटे छोटे स्कूलों में सुविधाएं नहीं दे पा रहे थे उन्हें एक बड़े विद्यालय में ला करके वहां बच्चों को सब सुविधाएं मिल पाए और उन विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित भी ना होना पड़े। तो जहां आप बात कर रहे हैं कि सुविधाओं का अभाव निसंदेह है, किंतु हमारा उसके पीछे जो उद्देश्य वो ये है कि शिक्षा से वंचित कोई बच्चा ना रह जाए, इसलिए उन्हें भी अभी संचालित करते रहना होगा।
जब तक कि हम ऐसे बड़े विद्यालय खड़े नहीं कर लेते। निश्चित रूप से लक्ष्य होना चाहिए सर्व सुविधा युक्त तो बड़े विद्यालय स्थापित करना। नहीं मेरा मतलब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोले हैं, लेकिन मैं देखता हूँ मतलब फील्ड में जैसे इधर उधर